प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। यह मेरा दूसरा वीडियो आपके सामने आ रहा है। पिछले वीडियो मैंने आपसे कहा था कि हिंदी विषय का अगर आपने चुनाव कर लिया है तो आपको शुरुआत कैसी करनी है। मैंने आपसे बताया था कि माध्यमिक और बेसिक में कक्षा 6 से लेके माध्यमिक कक्षा 12 तक की पुस्तकों का अध्ययन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना है। यह न मानते हुए कि हमें माध्यमिक पुस्तकें क्यों पढ़नी पड़ रही हैं, बहुत ही रोचक और गंभीर जानकारियां आपको इन पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त होती है। तो मैं आशा करता हूं कि आपने यह कार्य प्रारंभ कर दिया होगा और प्रतिदिन अपनी एक नोट डायरी में लिखना प्रारंभ कर दिया होगा। हमेशा लिख कर पढ़ना चाहिए। जब आप लिख कर पढ़ते हैं तो प्रक्रिया दो तरीके से चलती है। एक तो आप लिखते रहते हैं, दूसरी आपकी आंखें देखती रहती हैं और तीसरा आपके मस्तिष्क में विषय सामग्री बहुत अच्छे से बैठती रहती है। कई बार आपकी आंखें फोटो खींच लेती हैं। मान लीजिए परीक्षा हॉल में आप बैठे हैं और आपको नहीं याद आ रहा है तो कई बार आपकी आंखें पहचान लेती हैं कि अरे यह क्वेश्चन सही है, मैंने तो उस पुस्तक में यह पढ़ा था। ठीक है, तो पढ़ाई आप बहुत ही अच्छे से प्रारंभ कर दीजिए और मेरे वीडियो आपके सामने समय समय पर आते रहेंगे। मैंने कहा था कि मेरा जो दूसरा वीडियो होगा वो हिंदी साहित्य का इतिहास और रामचंद्र शुक्ल पर केंद्रित होगा। आचार्य शुक्ल अपने समय के, आधुनिक समय के और समकाल के सबसे प्रकांड साहित्यकार माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल की पुस्तक पढ़ना नितांत आवश्यक है विद्यार्थी के लिए। इस बारे में नामवर सिंह भी कहते हैं कि आचार्य शुक्ल की पुस्तक हमेशा सिरहने पे होनी चाहिए। सिरहने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह सोते समय हमारे बगल में हो, नहीं, अर्थात हिंदी विद्यार्थी के पास आचार्य शुक्ल की पुस्तक हमेशा उसके हाथ में होनी चाहिए, उसका अध्ययन लगातार होना चाहिए। जिस दिन आचार्य शुक्ल की पुस्तक को आपने बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ लिया तो तमाम पुस्तकें जो हिंदी साहित्य के इतिहास पर लिखी गई हैं उनको पढ़ने में आपको अत्यंत आसानी होगी। आगे आचार्य शुक्ल हो या कोई भी साहित्यकार हो, किसी भी साहित्यकार या किसी भी लेखक की जब आप पुस्तक पढ़ना प्रारंभ करिए तो उसकी भूमिका जरूर पढ़िए। भूमिका पढ़िए, उसका आमुख पढ़िए और लेखक के वक्तव्य का भी अध्ययन आपको करना चाहिए। कई बार इन्हीं से परीक्षाओं में तमाम सूचनाएं पूछ ली जाती हैं और हम लोग वह प्रश्न करने से रह जाते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप भूमिका या वक्तव्य जरूर पढ़ें किसी भी साहित्यकार का। आचार्य शुक्ल ने प्रथम संस्करण की भूमिका का जो प्रारंभ किया वे कविवृत्ति संग्रह से करते हैं। 1833 ईस्वी में शिव सेंगर जी द्वारा शिव सिंह सरोज नाम का एक कविवृत्त संग्रह प्रकाशित हुआ। कविवृत्त संग्रह तात्पर्य वृत्त माने जीवनी, यानी कवियों की, और संग्रह संचयन, यानी शिव सिंह सेंगर जी ने शिव सिंह सरोज नाम से एक कविवृत्त संग्रह 1833 ईस्वी में प्रकाशित किया। कवियों की जीवनी उन्होंने बहुत ही तरीके से अपने हिंदी साहित्य के इतिहास या आचार्य शुक्ल के अनुसार कविवृत्त संग्रह में स्थान दिया। उसके बाद 1889 ईस्वी में सर जॉर्ज ग्रियर्सन, जो बड़े विद्वान भाषा वैज्ञानिक थे,
उनका एक कविवृत्त संग्रह प्रकाशित हो रहा था या प्रकाशित हुआ, जिसका नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ द नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इस नाम से उनका एक कविवृत्त संग्रह सामने आया। समझते जाइएगा, 3 विद्वानों का नाम वह अपने वक्तव्य में लेते हैं। एक शिव सिंह सेंगर, दूसरे जॉर्ज ग्रियर्सन, और तीसरे 1913 में आते हैं जो 3 भाई होते हैं, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी, यानी मिश्र बंधु। बड़े ही विनोदी स्वभाव के थे ये लोग, और इन्होंने एक बहुत बड़ा कविवृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद नाम से प्रकाशित किया, जो कि 3 भागों में प्रकाशित हुआ। अब बात आती है कि आचार्य शुक्ल ने इन ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद इनको कहा क्या। आचार्य शुक्ल ने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी कविवृत्त संग्रह को इतिहास ग्रंथ स्वीकार नहीं किया जा सकता, जिनमें कालक्रम, कवियों का जन्म समय, रचनाओं के लक्षण, रचनाओं की विशेषताएं, कवियों की विशेषताएं अगर समान रूप से न पाई जाएं, भले उसमें अंधाधुंध जानकारी ठूस ठूस कर भर दी गई हो, फिर भी उनको कविवृत्त संग्रह ही कहा जाएगा, उनको इतिहास ग्रंथ नहीं कहा जा सकता। उसी समय काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा हिंदी के उन तमाम ग्रंथों की खोज जारी थी जो कहीं ना कहीं दबे पड़े थे, विलुप्तावस्था में थे। उनकी खोज नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा बड़ी तेजी गति से हो रही थी। उसका काम ही था ग्रंथों को खोजना और सामग्री प्रस्तुत करना। ठीक है, अब देखिए, यह तो बात हुई आचार्य शुक्ल ने अपने वक्तव्य के अंतर्गत किन किन बातों को रखा। दूसरी बात आती है कि आचार्य शुक्ल ने आदिकाल का जो नामकरण किया, उसका नाम दिया उन्होंने वीर गाथा काल, और उन्होंने डंके की चोट पे कहा कि जिस युग में जिन रचनाओं की संख्या सर्वाधिक होगी और उन रचनाओं की जो विशेषता होगी वह भी एक समान होगी, उनको ही उस युग की मुख्य पुस्तकें स्वीकार किया जाएगा। मान लीजिए कि कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो सामान्य लक्षण की हैं और उनकी संख्या 10 है, और कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जो भिन्न भिन्न लक्षणों की हैं और उनकी संख्या 20 है। लेकिन आचार्य शुक्ल उन 10 किताबों को सर्वोपरि मानेंगे, उन जो सामान्य लक्षण की पुस्तकें हैं, ऐसा भी वह कहते दिखाई देते हैं। आचार्य शुक्ल ने इस वीरगाथा काल को 2 आधार पर विभाजित किया है, या 2 लक्षणों के आधार पर इसको वीरगाथा काल माना है। इस युग में आचार्य शुक्ल को 12 पुस्तकें मिली, जिनमें 4 देश भाषा काव्य की थी, जिनमें 4 अपभ्रंश की किताबें थीं और 8 देश भाषा काव्य की किताबें थीं। इन्हीं के आधार पर उन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा। आगे देखते रहिए मेरा वीडियो, लाइक और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसको सब्सक्राइब भी करें अगर आपको अच्छा लगे, और जल्द ही मेरा आगामी वीडियो आएगा जिसमें सूचनाओं की भरमार रहेगी। धन्यवाद।